स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शहरों की बेहतर रैंकिंग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर की जनता को विशेष रूप से रैंकिंग बेहतर आने पर धन्यवाद दिया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता को धन्यवाद दिया। दरअसल सभी का ये मानना है कि मध्य प्रदेश के शहरों की बेहतर रैंकिंग आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंदौर जैसे शहरों में स्वच्छता को अभियान के तौर पर लिया गया है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से जो अभियान चलाए गए जागरूकता को लेकर, उसमें जनता की सहभागिता बेहतर रही। यही वजह है कि इंदौर चौथी बार नंबर 1 बना है। वहीं सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा हासिल करने वाली भोपाल में भी सफाई को लेकर बेहतर काम किए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आने वाले वक्त में सरकार की कोशिश ये है कि प्रदेश के सभी शहरों की रैंकिंग को सुधारा जाए। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के तहत ये एक नई पहल की गई है कि नगरीय निकायों की भी रैंकिंग की जा रही है और सरकार की कोशिश है कि कचरे के ढेर सभी शहरों से खत्म किए जाएं। इंदौर ने सफाई में चौका लगा दिया है और आप देख सकते हैं नगर निगम में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ढोल धमाकों की यहाँ पर डांस यहाँ पर लोग कर रहे हैं और इस जश्न को मना रहे हैं। लगातार चौथी बार नंबर 1 आया है सफाई में। आप देख सकते हैं मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और सफाई जो कर्मचारी है वो काफी उत्साह में है क्योंकि ये बड़ी सफलता है इंदौर के लिए कि सफाई में लगातार ये नंबर 1 आया है। बड़ी मेहनत की है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है सफाई में। इंदौर शहर में सफाई कामगारों ने जी तोड़ मेहनत की। 8-8 घंटे हमारे सीएसआई और दरोगाओं ने इस शहर में खूब मेहनत की। इसका परिणाम है कि आज चौथी बार इंदौर नंबर 1 पे आया है। हम इस अवसर पर पूरे वाल्मीकि समाज में हर्ष की लहर है। मैं इस अवसर पर हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर मनीष सिंह जी किस तरह का जश्न मनाया आयुक्त प्रतिभा पाल जी, यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों में बहुत उत्साह है कि लॉकडाउन के बावजूद इंदौर शहर के कर्मचारियों ने अपना दम दिखाया और इंदौर को पुनः 4 बार नंबर 1 बनाया और अब चौका लगाया है। अगली बार पंजाबी इंदौर शहर ही लगाएगा। तो अगली बार इंदौर शहर पंजा लगाएगा। इसी जोश के साथ कर्मचारी यहाँ पर अपना जश्न मना रहे हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और पूरे देश को पछाड़ते हुए छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उसको अवार्ड मिला है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर बधाई दी है। एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ये अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री शिव डहरिया ने कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने खासतौर पे गोधन न्याय योजना की काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ये योजना काफ़ी अच्छी योजना है जिससे वेस्ट के जरिए आमदनी जुटाई जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है उसकी भी काफ़ी तारीफ़ की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के जरिए खासतौर पे स्वच्छता जो है वो स्वच्छ रखने में राज्य को काफ़ी मदद मिली है क्योंकि पहले जगह जगह पर गोबर पड़ा होता था, लेकिन अब चूँकि गोधन न्याय योजना आ गई है ऐसे में किसान जो है अपने जो पशु है अपने घर पे ही रख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के जरिए जो गोबर इकट्ठा किया जा रहा है उससे किसानों का जीवन स्तर भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से भी छत्तीसगढ़ को कई अवार्ड मिले हैं। तो जाहिर तौर पर लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ को स्वच्छ कैसा रखा जाए और एक समय ऐसा भी था जब इसको लेकर काफ़ी राज्य की फजीहत होती थी, लेकिन लगातार 2 बार जो है छत्तीसगढ़ ने ये उपलब्धि हासिल की है। धमतरी नगर निगम को पहली बार स्वच्छता के लिए स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री के हाथों वर्चुअल मीडियम से यहाँ पर मिला। धमतरी के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सभा में यहाँ के कमिश्नर और महापौर शामिल हुए, जहाँ पर धमतरी को ये पुरस्कार दिया गया। जहाँ तक पुरस्कार की कैटेगरी की बात है तो ये छत्तीसगढ़ में ईस्ट जोन में जो निगम 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले हैं वहाँ पर धमतरी को बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त मिला। इसमें धमतरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन ज़मीनी स्थिति पर भी यहाँ पर बात करना ज़रूरी है। धमतरी के शहर में गलियों में कहीं भी आप चले जाएं तो लगता नहीं कि पुरस्कार देने के लायक यहाँ पर स्थिति है।
बहुत काम करने की ज़रूरत है, चाहे नालियों की सफाई हो, चाहे बरसात में जल भराव का मसला हो और चाहे अवैध पार्किंग की समस्या हो। बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल यह पुरस्कार मिला है तो निगम का हौसला ज़रूर बुलंद हुआ। देखना होगा कि इस पुरस्कार के कितने सकारात्मक परिणाम निगम आगे चल के दे पाता है। इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई राजधानी भोपाल में की। आप देख सकते हैं चूना भट्टी इलाके में फेथ बिल्डर्स का ये ऑफिस है। इस बिल्डर के यहाँ पर जो ऑफिस है उस पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई। लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है, जो तमाम दस्तावेज उनको खंगाला जा रहा है। दिल्ली से ये टीम आई थी। बताया जा रहा है कि भोपाल के अलावा कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अलग अलग टीमें जो है इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और फेथ बिल्डर के अलावा भी राजधानी भोपाल के पुराने शहर में कई जगहों पर ये टीम गई है और लगातार छापेमार कार्रवाई सुबह से जारी है। और बताया जा रहा है कि कई इन्वेस्टमेंट फर्जी तरीके से इस बिल्डर के द्वारा किए गए थे और कई लोग इसमें शामिल है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो जानकारी इनकम टैक्स के द्वारा जुटाई गई थी उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस ऑफिस में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो सर्चिंग की कार्रवाई है, जो जांच पड़ताल की कार्रवाई है, जो पूछताछ की कार्रवाई है, उसे यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है करोड़ों की काली कमाई का ये पूरा मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और जो फेथ बिल्डर्स डेवलपर है उसके इस ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की गई है और यहाँ पर करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है कि कई सफ़ेद पोश और अफसर शाही जो है वो अधिकारियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। फर्जी कंपनियां जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और काली कमाई को सफ़ेद करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही थी। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर प्रदेश के 3 करोड़ युवा वोटर्स पर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन के जरिए प्रदेश भर के युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का खाका तैयार किया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन के जरिए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही नजर यूथ वोटर्स पर है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अब यूथ वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ राजीव गांधी बूथ संपर्क मिशन के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का खाका तैयार किया है। इस मिशन के तहत विधानसभा प्रभारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर बूथ की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर प्रदेश की जनता को कांग्रेस की उपलब्धियों से रूबरू कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में युवाओं के लिए उठाए गए कदम और युवा स्वाभिमान योजना के साथ ही दूसरी योजनाओं को लेकर अपनी बात युवाओं तक पहुंचाएंगे। साथ ही युवाओं को लेकर पूर्व सीएम अपनी आगामी योजनाओं भी युवाओं से साझा करेंगे। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में युवा वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों के हर प्लान में युवा वोटर्स ही फोकस में हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अमित जोगी सीधे तौर पर आंदोलन करने वाले हैं। बेरोजगारी के साथ साथ अब कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर अमित जोगी अपने सागौन बंगला पर आंदोलन करने, भूख हड़ताल करने की उन्होंने मंशा बना लिया है। प्रदेश के हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर के और उन्हीं के समर्थन पे और बेरोजगारी के मुद्दे के समर्थन करते हुए अमित जोगी 23 तारीख को आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के बेरोजगारों को इस आंदोलन के बाद कितना और समर्थन मिलता है। साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर जिस तरह से कर्मचारी लगातार आवाज़ें मुखर कर रहे हैं तो उनकी इस आंदोलन के बाद उन्हें कितना और भी अधिक बल मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शहर की पॉश कॉलोनी चौबे कॉलोनी में हुए अपहरणकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 6 साल के अपहृत मासूम बालक को सकुशल उसके घर पहुंचा दिया गया है। छतरपुर में 1 करोड़ की फिरौती के लिए 6 साल के प्रॉपर्टी डीलर के मासूम बेटे अभी के अपहरण की गुत्थी सुलझ गई है। 5 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने फिरौती की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सेरलान थाना के चौबे कॉलोनी में बुधवार दोपहर में घर के बाहर खेल रहे अभी को अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया था। किडनैप के बाद अपहरणकर्ताओं ने अभी के पिता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। न देने पर अभी की हत्या की धमकी भी दी थी। मासूम बच्चे अपहरण की सूचना पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर भास्कर तिवारी के नौकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
इतने बीच में रात में प्रॉपर्टी डीलर ने अपने घर के सोने चांदी की जेवरात और कैश लेकर अपहरणकर्ताओं को देकर वापस आ गए। लेकिन आज सुबह पुलिस द्वारा अपहरणकर्ताओं से मासूम के सकुशल पहुंचने के बाद 4 आरोपियों में से 2 को पुलिस ने खोपनेवारी के जंगल से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस 5 अपहरणकर्ताओं से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं फिरौती की रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। मासूम को छुड़ाने में फिरौती दिए जाने की बात पर सागर आईजी ने इसे पुलिस की स्कीम बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता थी कि अभी को सकुशल वापस लाना है। वहीं अभी के घर सकुशल वापस आने पर परिजन पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। इस पूरे अपहरण कांड का मास्टरमाइंड भास्कर तिवारी का ड्राइवर नीरज राय और उनका नौकर जगन सिंह बताया गया है। इस अपहरण के पीछे आरोपियों को नशे की लत का होना है। अपहरण कांड का मुख्य मास्टरमाइंड उनका नौकर और ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा यह भी कहा गया है कि अपहरणकर्ताओं को फंसाने के उद्देश्य से कुछ फिरौती की रकम भी उन्हें दी गई थी, जो बरामद कर ली गई है। मध्य प्रदेश में आज से बसों का संचालन शुरू होना था, लेकिन बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इस समय मैं राजधानी भोपाल के ISBT बस स्टैंड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बसों का संचालन के जो आदेश सरकार ने दिए थे वो आदेश का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे वजह ऑपरेटरों की ये बताई जा रही कि जो टैक्स माफ़ करने की मांग उनकी थी उसको सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि जो बसें हैं वो बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। राजधानी के जो दूसरे बस स्टैंड है वहाँ पर भी बसें खड़ी हुई हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले 4 से 5 दिन पहले बसों का संचालन शुरू हुआ था कुछ दूरी के लिए, लेकिन इसके बावजूद आज से पूरी क्षमता से बसों का संचालन शुरू होना था। बस सुविधा आम जनता के लिए शुरू होनी थी, लेकिन उसको शुरू नहीं किया गया। इस पर अभी भी जो है संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो मांग है उसको पूरा नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं और जो ड्राइवर हैं वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे। भैया, शुरू हुआ बसों का संचालन? अभी नहीं हुआ भैया, अभी जो बोला था अभी चालू होने के लिए वो अभी तक चालू नहीं हुआ। मतलब हद से ज़्यादा परेशानी हो रही है हमको भी, सभी को, वर्कर को भी, सबको। तो अपने अपने के क्या काम धंधा मिल नहीं रहा और गाड़ी चल नहीं रही है। यही स्थिति दूसरी जगहों की भी बताई जा रही, क्योंकि जो मांग की गई थी बस ऑपरेटरों के द्वारा टैक्स माफ़ करने की, क्योंकि कोरोना के दौरान उनकी बसें नहीं चली थी, लगातार उनकी तरफ से मांग की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि बसों को संचालन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी मांगों को जो है सरकार ने नहीं माना है। कूड़ाताल में हूँ। हादसे के बाद नगर निगम अति सक्रिय दिख रहा है। उसने 47 दुकानों को तोड़ने के निर्देश दिए और खाली करने की बात यहाँ पर कही है। निगम के इस फरमान के बाद तमाम जितने दुकानदार हैं वो सड़कों पर आ गए और अपने प्रतिष्ठानों को यहाँ पर बंद कर दिया है और पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं व्यापार को पटरी पर लौटे, और इस बीच बेघर करने का जो नोटिस थमाया गया है वो हर मायने में गलत है। और तमाम जितने भी यहाँ पर व्यापारी हैं, मुख्य रूप से जितने भी हैं, सब ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, वो इसका विरोध करते हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि निगम को कहीं ना कहीं अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और वो बेशक इस पूरे मामले को न्यायालय की दहलीज पर भी ले जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि जर्जर इमारतों के नाम पे इन तमाम 47 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर पूरे प्रतिष्ठान खाली कर दिए जाएं। हर दिन 100 के पार मिल रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। आज राजधानी भोपाल से 143 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग उज्जैन और भोपाल में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सीरो सर्वेलेंस कराने की तैयारी में है। राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इंदौर में सीरो सर्वेलेंस चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि इंदौर में कोरोना का सीरो सर्वेलेंस चल रहा है, जो 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस सर्वे में ये पता चलेगा कितने प्रतिशत जनसंख्या में कोरोना के एंटीबॉडी डेवलप हो गए हैं। इसके बाद उज्जैन और भोपाल में सीरो सर्वेलेंस करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा है कि कुछ जिलों में कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट लेट आने की सूचना मिली है। इस संबंध में सभी संभागायुक्त अपने संभाग के जिलों में टेस्टिंग की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाए, ये सुनिश्चित करें। कुछ जिलों में टेस्टिंग कम है, उन जिलों के कलेक्टर्स को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलों के लिए बनाए गए प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों में टेस्टिंग बढ़ाएं
और सुनिश्चित करें कि अपने जिलों में वो पूरी चिंता रख रहे हैं। रोज समीक्षा करें और समय समय पर वहां दौरे भी करें ताकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी चेन को तोड़ा जा सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए राजधानी भोपाल में कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिले के नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं। अधिकांश गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और पिछले 7 घंटे से जिला मुख्यालय भी टापू में तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर में ही दर्ज की गई है। रिकॉर्ड बारिश की बात करें तो 1 जून से लेकर अब तक कुल 1862.4 मिलीमीटर बारिश जिले में हुई है। पिछले 11 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं। प्रमुख नदियों की बात करें जो जिले से होकर बहती हैं, इंद्रावती नदी, गोदावरी, मीनगाचल, तालपेरू, मरी नदी, ये तमाम नदियां जो है अपने पूरे सबाब पर हैं। बरसाती नाले भी अपने पूरे उफान पर हैं। लिहाजा अधिकांश गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। पिछले करीब 7 घंटे से जिला मुख्यालय भी टापू में तब्दील हो चुका है। दरअसल जांगला के नज़दीक से होकर बहने वाली नदी पुल के ऊपर से बह रही है, जिस कारण नेशनल हाईवे जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ पे दर्जनों गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और इन सारी चीज़ों के बीच प्रशासन भी जो है बारिश और बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को राहत और बचाव कार्य में मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासनिक अमला अलग अलग इलाकों में तैनात नजर आ रहा है। बहरहाल आसमान से आफत बनकर बरस रही इस बारिश से निजात मिलने का लोगों को इंतजार है। लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि बारिश और बाढ़ से उन्हें किसी भी तरह से राहत मिले। अगस्त का महीना बीतने को चला है, लेकिन मंदसौर में अभी तक बारिश के पते नहीं है। कुल 14 इंच बारिश अभी तक हुई है, जो नाकाफी है। मंदसौर जिले के जितने जल स्रोत हैं सारे अभी सूखे पड़े हैं और उसके कारण जल प्रदाय की जो स्थिति थी, पीने के पानी की जो स्थिति, वो लगातार बिगड़ती जा रही है। पहले नगर पालिका 1 दिन छोड़कर के जल प्रदाय करती थी, लेकिन अब 2 दिन छोड़कर के जल प्रदाय किया जा रहा है और यही स्थिति बनी तो आने वाले दिनों में 3 दिन छोड़कर के जल प्रदाय किया जाएगा। किसानों की फसलें सूखने के कगार पे है और लगातार बारिश की आस की जा रही है कि किसी न किसी तरह से बारिश हो जाए। अगस्त महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि बारिश की खेच के कारण यहाँ पर लोगों को भगवान की शरण लेना पड़ी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के परिसर में स्थित तापेश्वर मंदिर पर आज पर्जन्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। 11 विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में पार्जन्य रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया है और भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि किसी न किसी तरह से बारिश हो जाए और जो जल संकट गहरा गया है उससे लोगों को निजात मिले, किसानों के चेहरे पर खुशी आ जाए। गत वर्ष यही आंकड़े अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 50 इंच बारिश हो चुकी थी, लेकिन उसके मुकाबले अभी 14 इंच बारिश ही हुई है, जिसके कारण लगातार जल संकट गहराता जा रहा है। और अब 11 विद्वान ब्राह्मणों के साथ मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष सीएमओ और पार्षद भी इस पार्जन्य रुद्राभिषेक में शामिल हुए हैं और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि किसी न किसी तरह से अब मेघ बरस जाए और जो जल संकट गहराता जा रहा है उससे निजात मिले।